नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारा आओ पीटी पास करो सीरीज है, इसके तहत आज की जो हमारी क्लास है वो 10 नंबर है। तो इसके पीछे यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली मंडे टू फ्राइडे पीटी की कक्षाएं चल रही हैं, जिसमें मॉर्निंग में 9 बजे आप देख रहे होंगे पॉलिटी की चीज़ें, और इवनिंग में हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी अभी प्राचीन भारत चल रहा है। तो इस समय तो जरूर चैनल पे बने रहें। साथ ही साथ सैटरडे को क्या होता है कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जो सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे आता है। तो आप लोग जो है मंडे टू सैटरडे चैनल पे सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे तो जरूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी कराई जा रही है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं संगम युग को। तो सुदूर दक्षिण के जनजीवन पर पहले पहल संगम साहित्य से ही जो है स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। मतलब अगर सुदूर दक्षिण जो तमिलनाडु, केरल, ये सब जो राज्य हैं, तो यहाँ के बारे में जो जानकारी मिलती है वो उसके स्रोत क्या है, तो उसके स्रोत संगम साहित्य है और उससे संबंधित जो प्रमुख रचनाएं हैं। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। आज भी वही है कि संगम माने समामेलन, माने मिलन जहाँ होता है, और ये तमिल कवियों का एक संगम हुआ जहाँ विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचना करी गई। इसीलिए इस समय के साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। और देखिए, 3 महत्वपूर्ण संगम हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जानिए कि प्रथम हुआ है अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष हैं, पांड्य शासक के संरक्षक में, स्थान कहाँ है, मदुरा है। इसी तरीके से द्वितीय है, तो देखिए कहीं कहीं आप सोर्स में देखेंगे कि द्वितीय में भी जो है अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी, लेकिन ये देखा जाए तो संस्थापक अध्यक्ष थे। लेकिन अगर मेन भूमिका में कार्यकारी अगर देखा जाए तो इस समय तोलकापियर जो होते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। अगर संस्थापक अध्यक्ष आ जाए तो अगस्त ऋषि हैं, नहीं तो वैसे आप जो है तोलकापियर को लगाइएगा। और ये भी पांड्य शासक के संरक्षण में हुआ था, और स्थान कहाँ है, तो कपाटपुरम में हुआ था। और तीसरा जो है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नकीरर हैं, पांड्य शासक के समय में हुआ था, और इसका स्थान कहाँ है, तो उत्तरी मदुरा। तो देखिए क्या है कि स्थान बदल रहे हैं और अध्यक्षता बदल रही है। शासक वही है, पांड्य शासक। पहले में अगस्त ऋषि, दूसरे में तोलकापियर, तीसरे में नकीरर। और पहला कहाँ हुआ है, तो मदुरा में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ है, वो भी मदुरा में हुआ है। जो दूसरा है वो कपाटपुरम में हुआ, इसका ध्यान रखना है। और बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इसी तरीके से संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त एवं कौंडिन्य ने किया था। देखिए, आप लोग तो कहानी जानते ही होंगे कि जो साउथ में आर्यीकरण की जो चीजें हैं वो ऋषि अगस्त के द्वारा मानी जाती हैं, कि उन्होंने ही जो है उत्तर भारत से जाकर के दक्षिण भारत में आर्य संस्कृत का प्रसार किया था। लेकिन इसमें एक और ऋषि बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी जो है इससे संबंधित रहे, ऋषि कौंडिन्य। तो आप लोगों को अगस्त के बारे में पूछा गया है, अब पूछा जाएगा कौंडिन्य के बारे में। तो इन दोनों लोगों को जानते रहिए, क्योंकि इन दोनों लोगों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है उत्तर भारत से जाकर के दक्षिण भारत में आर्य संस्कृत के प्रसार को लेकर के। इसी तरीके से इस युग में तमिल व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक तोलकाप्पियम की जो है वो रचना हुई। और धर्म शास्त्रों की तरह इस व्याकरण ग्रंथ में 8 प्रकार के जो है वो विवाहों का उल्लेख मिलता है, और इसकी रचना द्वितीय संगम साहित्य में हुई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोलकाप्पियम, और ये द्वितीय संगम साहित्य में इसकी जो है वो रचना हुई, और इसमें जो है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। विषय वस्तु की दृष्टि से संगम काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें एक काव्य जो होता है अहमु, तो अहमु का संबंध क्या है, अहमु का संबंध प्रेमाख्यानक काव्य से, मतलब जिसमें प्रेम को विषय वस्तु बना करके काव्य लिखे गए हैं। और दूसरा जो है वो पुरम है। तो पुरम जो है ये युद्ध से संबंधित काव्य है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अहमु और पुरम क्या है।
और संगम साहित्य का एक और विभाजन उनमें वर्णरी तमिल प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। तो कुरंजी जो क्षेत्र होता है वो पार्वत्य प्रदेश से संबंधित है, मतलब जो पर्वतीय प्रदेश है उसे क्या कहा जाता है, कुरंजी कहा जाता है। नीथल क्या है, तो नीथल जो है वो समुद्र तट वाला क्षेत्र है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से मरुदम क्या है, तो मरुदम जो है वो कृषि भूमि है। और मुलय क्या है, तो मुलय जो है वो अरण्य भूमि है, मतलब जंगली भूमि को मुलय कहा जाता है। और पलय क्या है, तो निर्जल स्थल, मतलब सूखी भूमि, ड्राई जो भूमि होती है उसे जो है पलय कहा जाता है। तो कुरंजी, नीथल, मरुदम, मुलय, पलय ये क्या है, तो ये एक तरीके से भूमि के प्रकार हैं। और संगम साहित्य और प्रमुख रचनाकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम इसको ध्यान से देखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है तोलकाप्पियम, इसके रचनाकार हैं तोलकाप्पियर। शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिकल। मणिमेखले के रचनाकार कौन है, तो शीतलय सत्यनार। इसी तरीके से जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो तिरुक्त देवर। जीवक चिंतामणि के रचनाकार तिरुक्त देवर है। कुरल जो है त्रिवल्लुवर की रचना है। और पुत्तुपात तो किसकी है, तो ये 10 गीतों का संग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुत्तुपात तो पहली बात तो आप जानिए कि ये भी काव्य से संबंधित है। और पुत्तपात में क्या है कि 10 गीतों का संग्रह मिलता है। और परित्रपात में क्या है, तो चेर शासकों के शौर्य का विवरण है। और एतुतोकय में क्या है, तो 8 गीतों का संग्रह। पुत्तुपात में 10 गीतों का संकलन है। और एतुतोकय में जो है 8 गीतों का संकलन है ये। और अहनानूर जो है जो पुस्तक है, इसके जो रचयिता हैं तो रुद्र शर्मन है। और मुरुग सरपाद के रचनाकार कौन है, तो नकीरर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें जो आप जान रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें कुछ नया बनाएगा तो जो आप इसमें नहीं जान रहे हैं उसको ध्यान से नोट कर ले और 1-2 बार रिवीजन कर ले, क्योंकि अगर संगम साहित्य को लेकर के नया प्रश्न बनेगा तो इन्हीं सब पुस्तकों से बनेगा, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ हमारा उद्देश्य यही है कि जो पीवाईक्यू है वो तो हो ही जाए, साथ में अति संभावित प्रश्न जिनके बनने की संभावना है वो भी यहाँ हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा सा हम विस्तार से लेके जा रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू तो आप कहीं से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तभी चीजों को जो है आप सही दिशा में कर पाएंगे। और देखिए उस समय क्या था ना कि दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य ये 3 प्रमुख राजवंश थे। और इन राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, इसको लेकर के भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चोल का जो प्रतीक चिन्ह है, राज चिन्ह है, वो बाघ है, मतलब सिंह है। और चेर का जो है वो धनुष है। और पांड्य का जो है वो है मछली। संगमकालीन महाकाव्यों में शिल्पाधिकारम का जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्व था। अब आते हैं, जैसे चोल, चेर, पांड्य मैंने पीछे बताया, तो अब आते हैं जो चेर राजवंश है, जो संगम कालीन बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष है, मैंने पीछे ही बताया है। और उदयन जेरल इस वंश का प्रथम शासक था। तो उदयन जेरल को भी जानते रहिए, जो चेर वंश का प्रथम शासक था। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को जो है वो भोजन कराया था। तो इससे ये ज्ञात होता है कि जो महाभारत कालीन जो समय है वही चेरों का समय है दक्षिण भारत में। और उस समय शासक कौन थे, तो उदयन जेरल थे। अब इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो नेदुन जेरल हैं। इसने मरंदय को अपनी राजधानी बनाई और मालाबार तट पर किसी स्थानीय शत्रु को जो है इसने पराजित भी किया था, तथा उनके यवन व्यापारियों को कैद कर लिया। मतलब मालाबार तट पर कोई एक शासक थे, चूंकि प्राचीन काल की चीजें हैं तो बहुत ज्यादा स्पष्टता से चीजें मिली नहीं है, लेकिन जितनी मिली हैं उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। तो वहां एक राजा को पराजित करते हैं और वहां जो यवन व्यापारी हैं उनको जो है ये गिरफ्तार भी करते हैं, मतलब बंदी भी बनाते हैं। और बड़ी धनराशि जो है हर्जाने के रूप में इसने वसूल किया था। और इसने यम्बरम्बन की भी उपाधि धारण की थी, एक से एक उपाधि है। और क्या करिएगा भाई, साउथ के लोगों की भाषा ऐसी है, जैसे
हम लोग की अपनी भाषा है, तो थोड़ा सा चूंकि ये हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो इसने इसकी उपाधि भी ग्रहण की थी, जिसका अर्थ होता है हिमालय तक की सीमा वाला। मतलब ये कहीं न कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण ही इसका जो है ये वर्णन है। अब इसमें अगला शासक आता है चेर में, सेन गुट्टुवन। इन्हें लाल चेर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यही जानिए कि चेर वंश का वह कौन सा शासक है जिसे लाल चेर कहा जाता है। तो यह है सेन गुट्टुवन। यह चेर वंश का सबसे महानतम शासक था। और सेन गुट्टुवन का यशोगान संगम युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आने वाले परलर ने किया है। तो मतलब सेन गुट्टुवन के बारे में जो जानकारी मिलती है मुख्यतः वो किससे मिलती है, तो परलर से मिलती है। और तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के अनुसार सेन गुट्टुवन जो है कौमार्य की देवी की उपासना से संबंधित पत्तनी संप्रदाय का संस्थापक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पत्तनी संप्रदाय जो कौमार्य की देवी से संबंधित था, इसका संस्थापक कौन था? यही सेन गुट्टुवन, जिसे लाल चेर भी कहा जाता है। तो चेर वंश यहीं तक था। और पूरा भरोसा है कि इतना यदि आप चीजें तैयार करके जाएंगे तो यहां से यदि आयोग प्रश्न बनाएगा तो इन्हीं सब चीजों से प्रश्न बनाएगा। अब आते हैं चोल राज्य। तो चोल में देखिए कल, बलावन, सेम्बीदास, सेनई जैसे नामों में प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा बेल्लारू नदियों के मध्य स्थित है। तो चोल राज्य की जो सीमा है वो कहाँ है? तो पेन्नार और बेल्लारू नदियों के मध्य में है। और चोलों का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो कात्यायन ने किया है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। ये भी जानिए कि चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उरैयूर तो बाद में होती, पहले कौन सी थी? तो पहले जो थी वो मनलूर थी, बाद में उरैयूर तथा तंजाउर भी इसकी राजधानियां बनी। तो अगर कभी भी चोलों की प्रारंभिक राजधानी पे प्रश्न आए तो आप जो है उत्तरी मनलूर को लगाइएगा। और उरैयूर और फिर बाद में जो है तंजाउर भी इसकी राजधानियां बनी। उरैयूर जो है ये कपास के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। मतलब उरैयूर प्राचीन काल में सूती वस्त्र या कपास के प्रोडक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में एलेरा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शासक था जो ईसा पूर्व दूसरी सदी में जो है श्रीलंका को विजित किया था। तो वो चोल शासक था और उसका नाम क्या था? तो एलेरा था। अब आइए आगे देखते हैं करिकाल। तो यह प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था और इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। मतलब करिकाल जो है एलेरा के बाद में आते हैं। और अपने शासन के प्रारंभिक काल में करिकाल को पदच्युत कर दिया गया था तथा उसे कैद भी कर लिया गया था। मतलब करिकाल जब शासक बना तो उसे बहुत ही जल्दी ही कैद करके उसे जो है राजा के पद से हटा भी दिया गया था। इसने चोलों की तटीय राजधानी पुहार की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब बाद में फिर अपनी सत्ता को प्राप्त करता है और जो सत्ता प्राप्त करने के बाद चोलों का एक महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा ये बनता है। और इसकी उपलब्धियों में यही है कि इसने चोलों की तटीय राजधानी जो पुहार थी, या इससे आधुनिक नाम इसका क्या है, कावेरी पत्तनम की स्थापना की थी। मतलब पुहार की स्थापना किसने की थी? तो करिकाल के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और कावेरी नदी के किनारे इसने 60 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया था। तंजौर के निकट वेड़ी के युद्ध में उसे अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इस युद्ध में उसने चेर तथा पांड राज्यों के 11 राजाओं के समूह पर विजय प्राप्त की थी। तो वेड़ी का जो युद्ध है वो किससे संबंधित है? तो एक तरफ चोल शासक करिकाल है और दूसरी तरफ पांड और चेर से 11 राजाओं का गुट लड़ रहा था। और इसमें ये विजयी होता है करिकाल, जो इसकी ख्याति को बढ़ाने वाला होता है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना। देखिए अभी तक आप लोगों ने हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो जो भी बच्चे आरओ में ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं, कट ऑफ से जो ऊपर हैं, वो
आरओ मेंस बैच को ज्वाइन करें। और इसकी जो क्लासेज हैं वो 12 अगस्त से शुरू हैं और अभी बहुत ज़्यादा क्लास छूटी नहीं है। यहाँ नियमित आपको जो है एक टास्क दिया जाता है, आप उसको करके भेजते हैं, उसका मूल्यांकन होता है, फिर मॉडल आंसर दिया जाता है। और इसी तरीके से जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है तो वो भी जीएस के पेपर 3rd से एक नया बैच शुरू हुआ है 12 तारीख से। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपको डेली प्रश्न इस तरीके से दिए जाएंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी आपकी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि आपका आधा एक नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, या आप कैसे जो है और ज़्यादा नंबर इंप्रूव कर सकते हैं, तो सारी चीज़ों का मूल्यांकन होगा। आप इसमें दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन दिख रहा होगा कैसे संस्थान के द्वारा पूरा जो है कमेंट किया गया है। और ये देखिए 8 में 2.5 नंबर पाए हैं, तो इतना सारा कमेंट किया गया है कि कैसे आप जो है इसको 8 में जो है 5.5-6 नंबर तक आप ले जाइए। और उसके बाद जो है हम इसी तरीके से मॉडल आंसर भी देते हैं, मतलब जो आप कॉपी चेक करेंगे उसका मॉडल आंसर भी देंगे, मतलब प्रश्न देंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, उसका प्रॉपर वे में मूल्यांकन करेंगे, फिर मॉडल आंसर देंगे। और ये प्रक्रिया आपके प्रत्येक पेपर के प्रत्येक टॉपिक से होगी। और संस्थान का ये उद्देश्य है कि इसके द्वारा जो है 750 प्लस जो है प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में जो है हम करा के भेजे। और यदि इतना आप जो है प्रैक्टिस करके जाते हैं तो सोचिए कितनी अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने यदि ज्वाइन नहीं किया तो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, आप ज्वाइन करें। फिर देखिए चोल शासक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें करिकाल के बारे में बता रहे थे। तो इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था तथा उसके जल का उपयोग सिंचाई करने के उद्देश्य से नहरों का निर्माण कराया था। वही जो 160 मीटर लंबा एक नहर बनवाया था, तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, वही है कि सिंचाई करने के लिए। और करिकाल जो है 7 स्वरों मतलब संगीत का भी ज्ञाता था तथा वैदिक धर्म का अनुयायी था। तो करिकाल के लिए एक उपलब्धि और है, जैसे समुद्रगुप्त उत्तर भारत में आप गुप्तवंशी शासक को देखेंगे कि उसकी संगीत में भी बहुत रुचि थी। और उसका प्रमाण कैसे मिलता है, तो उसके वीणा वादन प्रकार के सिक्के से मिलता है। तो इसी तरीके से जो करिकाल रहा है ये भी जो है इसकी संगीत में रुचि थी और ये 7 सुरों का ज्ञाता था। साथ ही साथ ये वैदिक धर्म का अनुयायी भी था। और पेरूनर किल्ली नामक एक अन्य चोल राजा का भी उल्लेख मिलता है जिसने राजसूय यज्ञ किया था। तो करिकाल के बाद एक आरंभिक जो देखिए चोल फिर बाद में भी आते हैं, जैसे राज राजा चोल, राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग, ये सब जो आते हैं तो वो जब हम पढ़ाएंगे बाद में, मतलब पूर्व मध्यकाल के बाद वाली स्थिति रहेगी तो उस समय बताएंगे। अभी जो हम संगम साहित्य में जो चोल चेर पांड्य हैं हम उनके बारे में चीजें करा रहे हैं। तो करिकाल के बाद आप इसका भी उल्लेख कर सकते हैं और हो सकता है कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाए। तो चलिए चोल के बारे में मैंने डिटेल से कराया है, और अब अगर चोल संगम कालीन चोल पे अगर कुछ प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। देखिए अब चेर आपने देख लिया, चोल देख लिया, अब आते हैं पांड्य राज्य पे। तो पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है मेगस्थनीज ने किया है। और आप लोग जल्दी से, आप लोग का एक होमवर्क है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चोल चेर पांड्य ये एग्जैक्टली इनका शासन कहाँ कहाँ था। जल्दी से कमेंट करें और इसी बहाना कम से कम आप मैप में देखिए, अपनी बुक को पढ़िए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे गंभीर विद्यार्थी होंगे, तो अगर आप मुझे अपना शिक्षक मान रहे हैं तो हमारा कहना मानेंगे। क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती है ना कि जब तक आप अगर थोड़ा सा मैप में स्पष्ट हो जाएंगे तो आपके लिए फ्यूचर में भी वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि चोल चेर पांड्य के राज्य की सीमा कहाँ है। ये तो आप लोग को विदित ही होगा कि इनका जो क्षेत्र है तमिलनाडु और जो अभी वर्तमान का केरल है यही सब है। अब आपको एग्जैक्टली इनमें कहाँ ये शासन करते थे जल्दी से कमेंट करके बताइए। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। उसने विवरण में लिखा है कि पांड्य राज्य पर हेराक्कल की पुत्री का शासन था तथा वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो हेराक्कल की पुत्री का शासन था ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह स्टेटमेंट मेगस्थनीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको जानते रहिएगा। पांड्य राज्य प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था और मदुरै जो है इसकी राजधानी थी। इनका प्रतीक चिन्ह कार्प एक प्रकार की जो है वो मछली थी पांड्यों की। और फिर इसमें देखेंगे
तो नेडियोन। तो संगम काल में संकलित अनुश्रुतियों के अनुसार नेडियोन ने पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र पूजा का भी प्रारंभ किया। तो देखिए पांड में जो एक महत्वपूर्ण राजा होते हैं वो नेडियोन होते हैं, और इन्होंने क्या किया था कि पहरुली नामक नदी के अस्तित्व को इन्होंने प्रदान किया था। मतलब इस नदी पे इन्होंने काम किया, मतलब उसको उत्खनन को लेकर के उसके धारा के प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रयास किया था, और इन्होंने समुद्र की पूजा भी प्रारंभ की थी। तो ये पांड्य शासक कौन थे? तो नेडियोन थे। अब अगला कौन आता है? तो नेंडू जेलियन। पांड्य शासकों में सबसे विख्यात नेंडू जेलियन था। उसकी प्रसिद्धि जो है वो तलयाल गानम के युद्ध में विजय से है। मतलब जो नेंडू जेलियन थे, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, और वो कौन सा युद्ध था? तो तलयागानम का युद्ध था, और इसमें इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो शिल्पाधिकारम से मिलता है। और नेंडू जेलियन एक विजेता के साथ कुशल कवि तथा कवियों का संरक्षक, ये महान धर्मपरायण शासक भी था। तो ये नेंडू जेलियन के बारे में हो गया, जो महत्वपूर्ण पांड्य शासक रहते हैं। पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकई, या इसी को कोलकाई भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो कोरकई थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित किया गया। तो वह जैसे आप ये ध्यान रखिएगा कि पांड्यों की जो मदुरा राजधानी बनती है वो बाद में बनती है। प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या रहती है? तो प्रारंभिक राजधानी पांड्यों की कोरकई रहती है। प्रारंभिक या प्रथम पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो कोरकई लगाइएगा। और वैसे अगर कोरकई नहीं है, प्रारंभिक नहीं पूछा है, तो जो महान या फेमस राजधानी उसकी रही है वो मदुरा रही है। राजनैतिक व्यवस्था, अब थोड़ा सा संगमकालीन राजनैतिक व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि अब हमने जो है चेर को देखा, चोल को देखा, पांड्य को देखा। इसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे और जो उनकी जो थोड़ी मोड़ी उपलब्धियां जो ज्ञात हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी है। अब थोड़ा सा राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो सबसे पहले संगमकालीन प्रशासन जो है वो राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत था। समस्त अधिकार राजा में निहित थे, वह प्रजा को संतान के रूप में मानता था। मतलब इस स्टेटमेंट से क्या ज्ञात होता है कि जो संगमकालीन जो चोल चेर पांड्य थे, तो वहां भी कैसी व्यवस्था थी? तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन जो राजा थे वो एक तरीके से निरंकुश नहीं थे, मतलब प्रबुद्ध निरंकुश आप कह सकते हैं कि राजा सर्वशक्तिशाली तो था, लेकिन वो रैशनल था, वो तार्किक था, और उसका उद्देश्य होता था कि जनता का अधिकतम जो है वो कल्याण सुनिश्चित हो सके। राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा ही होती थी, जिसे मनरम कहा जाता है। तो जो चूंकि अब राजा ही सर्वोच्च सेनापति था, सर्वोच्च न्यायाधिकारी था, मतलब सब कुछ में सर्वोच्चता उसी को थी। तो जो राजा की सभा थी, जिसे मनरम कहा जाता था, वही जो है सर्वोच्च न्यायालय का भी काम करती थी। संगमकालीन प्रमुख नहर को देखें तो पुहार के बारे में देखें तो पुहार क्या है? तो प्रसिद्ध बंदरगाह था तथा समुद्र तटीय राजधानी थी। और ये किससे संबंधित है पुहार? तो चोलों से संबंधित है। उरैयूर चोलों की द्वीपीय राजधानी थी। मतलब इससे तो स्पष्ट है कि जो उरैयूर है एक द्वीपीय क्षेत्र था तथा सूती कपड़ों के बहुत बड़ा केंद्र था। मैंने पीछे ही बताया है। कोरकई जो है पांड्यों की तटीय राजधानी थी। बाद में जो है पांड्यों की राजधानी मदुरा स्थानांतरित होती है, और फिर मदुरै पांड्य की राजधानी। यही देखिए, कोरिकै जो है प्रारंभिक राजधानी, और मदुरा जो है बाद में राजधानी बनती है किसकी? पांड्यों की। वांज या उरैयूर तथा मरंदै चोरों की राजधानी थी। तो वांज, उरैयूर और मरंदै ये सब किसकी राजधानी थी? तो चेरों की राजधानी थी। और कांची किसकी राजधानी थी? तो कांची जो है राजधानी थी वो पल्लवों की। और इसी तरीके से मुसरी या मुजरिस जो है ये चेर बंदरगाह थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुजरिस और मुसरी पे किसका अधिकार था? चेर शासकों का अधिकार था, और ये चेर बंदरगाह थे। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए यहाँ क्या है कि उरैयूर जो है आप देख रहे होंगे कि चोलों की द्वीपीय राजधानी, और यहाँ आप
चेहरों से भी देख रहे होंगे। तो क्या है ना कि इन सबों में आपसी संघर्ष भी होते रहते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि किसी शासक, जो किसी राजवंश का कोई कमजोर शासक होता था, तो उसकी जो है सत्ता हस्तगत करके लोग अपने में मिला लेते थे। लेकिन जब वहाँ की चीजें मजबूत होती थी और यहाँ का शासक कमजोर होता था, तो ये सब चीजें उथल पुथल वाली वहाँ चलती रहती थी। जैसे शकों के समय में आप देखेंगे जो सातवाहन और शकों के बीच जो चीजें होती थी, तो सेम एग्जैक्ट वही कंडीशन यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। ये तीनों भी जो राज्य थे ये आपस में प्रतिस्पर्धी भी थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन राज्यों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिसका स्तरीय खंड निम्नलिखित है। तो मंडल क्या है? तो संपूर्ण राज्य को मंडल कहा जाता था। नाडु मतलब प्रांत को नाडु कहा जाता था। उर या पेरुर, जो बड़े नगर या बड़े ग्राम थे उन्हें उर या पेरुर कहा जाता था। सिरयूर क्या था? तो छोटा ग्राम था। पट्टिनम क्या था? तटीय शहर था। साले क्या था? तो प्रमुख सड़क थी। तेरु क्या था? तो नगर की प्रमुख गली थी। और पेडियल क्या था? तो सार्वजनिक स्थल था। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये टफ लग रहा होगा। और संगम को जब हम ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाते हैं तो वहाँ भी बच्चों को जो है थोड़ा कम रोचक लगता है। लेकिन गलत बात है, आपके अपने देश का इतिहास है, और यदि आप इतिहास में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सभी चीज़ों पे एक कमांड रखनी होगी। तो ऐसे में एक बड़ा क्षेत्र आप क्यों छोड़ेंगे? तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। और यहाँ हम जो है बहुत संक्षिप्त तरीके से और बहुत व्यवस्थित रूप से आपको चीज़ें करा भी रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा धैर्य बना के देखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। भूमिकर राजस्व का प्रमुख साधन था। मतलब वहां भी चूंकि एंशिएंट एज की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह एग्रीकल्चर पे आधारित थी, और उसी का जो है व्यापार वाणिज्य में भी उसी का प्रयोग होता था। तो ऐसे में जो भूमिकर था वो राजस्व का प्रमुख स्रोत होता था। और भू राजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6 थी, जो अमूमन एंशिएंट एज में सर्वमान्य कर यही होता था। फिर राजस्व संबंधित प्रमुख शब्दावलियों को देख लीजिए। तो माँ या वेली, अगर अब पूछा जाए माँ और या वेली क्या है, तो भूमि की दो प्रसिद्ध माप है। तो जैसे हम लोग कट्ठा, जरीब, ये सब की चीजों का प्रयोग करते हैं भूमि के मापन के लिए। तो माँ या वेली जो है साउथ में संगम काल में माप की दो प्रमुख इकाइयां थी। करय क्या था? तो करय जो था वो भूमिकर था। इसी तरीके से उल्गु या संगम जो थे वो चुंगी एवं सीमा शुल्क थे। और कड़मय या पाडु राजा को अदा किए जाने वाले कर थे। कड़मय या पाडु जो थे वो राजा को अदा करने वाले कर थे। और इखय क्या था? तो इखय जो है अतिरिक्त या जबरन वसूला जाने वाला कर था। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कभी भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ जो भी चीजें हम करा रहे हैं वो सब महत्वपूर्ण चीजें ही हैं। तो आप जो है एटलीस्ट कम से कम इतनी चीजें देख लेंगे तो आप कभी भी संगम साहित्य से प्रश्न आएगा तो आप डरेंगे नहीं। क्योंकि जनरली बच्चे जब जाते हैं परीक्षा देने, तो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो या पीटी हो, तो वो मना के जाते हैं कि भगवान संगम साहित्य से प्रश्न आए, क्योंकि जनरली वो पढ़ते नहीं है। तो यहाँ इतना आसान तरीके से बता दे रहे हैं, बस ध्यान से देख लीजिए। और विश्वास मानिए 2 बार देख लीजिएगा तो हमेशा आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। अब अगर संगम कालीन सैन्य व्यवस्था को आप देखेंगे तो संगम कालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को क्या कहा जाता था? तो एनार्डी कहा जाता था। और यह उपाधि जो है एक विशेष समारोह में दी जाती थी। मतलब जो सेनापति होता था वो एनार्डी होता था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। और ये जो एनार्डी की उपाधि थी उसके लिए एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता था, और उसी में सेनापति का निर्वाचन होता था एनार्डी के रूप में। निर्वाचन क्या मतलब राजा ही चुनता था, लेकिन बाकायदे मतलब भव्य उसका जो है एक व्यवस्था के तहत उसको चीजें दी जाती थी। युद्ध क्षेत्र में संकेत के रूप में ढोल, शंख का उपयोग होता था। सेना की अग्र टुकड़ी क्या कहलाती थी? तो तूसी कहलाती थी। और पिछड़ी टुकड़ी को क्या कहते थे? तो कुलय कहते हैं। युद्ध में मरे सैनिकों की पाषाण मूर्तियां या स्मारक स्वरूप बनाई जाती थी, जिन पर उनके नाम और सफलताएं अंकित होती थी। आज भी आप देखते होंगे कि जो हमारे सैनिक वीर गति पाते हैं युद्ध में, तो हम उनके सम्मान में स्मारक बनाते हैं और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख करते हैं। तो ये प्रथा
प्राचीन काल से चली आ रही थी, और देखिए संगम काल में भी आपको ये चीजें दिखाई पड़ रही हैं। चोल और पांड्य दोनों के शासन काल में नागरिक और सैनिक पदों पर वेल्लार, जिसे धनी किसान कहा जाता था, वो नियुक्त होते थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब थोड़ा सा संगम कालीन सामाजिक स्थिति को देखते हैं। तो इस युग की विशेषता है उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक तथ्यों का समन्वय। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस समय क्या था कि जो उत्तर भारत की आर्य संस्कृति का जो प्रसार हुआ था, तो उसे महर्षि जो एक ऋषि गौतम थे और दूसरे जो थे सॉरी ऋषि अगस्त थे, और दूसरे जो कौंडिन्य थे, उनके द्वारा जो है आर्य संस्कृति का प्रसार जो है दक्षिण भारत में किया गया। और धीरे धीरे दक्षिण भारत की संस्कृति और आर्य संस्कृति के बीच एक समन्वय की चीजें स्थापित हो रही थी। इस युग में यह युग 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे अरसर मतलब शासक वर्ग, अंडनर ब्राह्मण, वेनिगर वणिक तथा वेल्लार जो कृषक वर्ग था। पर यह वर्ण व्यवस्था आर्ययुगीन वर्ण व्यवस्था से भिन्न थी। मतलब जो आर्ययुगीन वर्ण व्यवस्था थी, अभी उतनी ज्यादा जटिलता यहाँ की वर्ण व्यवस्था में नहीं आई थी। चीजों का डिवीजन तो हुआ, जैसे आप दिखा रहे हैं कैसे कि अरसर जो शासक वर्ग था, अंडनर ब्राह्मण वर्ग था, वेनिगर वणिक वर्ग था, या वेल्लार जो है कृषक वर्ग था। लेकिन अभी भी जो है उस तरीके से कर्मकांडीय जटिलता अभी आर्यों की तरह यहाँ नहीं आई थी। और वैदिक संस्कृति के प्रचलन के कारण राज दरबारों में ब्राह्मणों तथा पुरोहितों का जो है पर्याप्त प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी। मतलब इस काल तक आते आते, क्योंकि वैदिक धर्म में क्या है कि भाई जो यज्ञों का विधि विधान से उसको कराए तो वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है, और उसको कराता कौन था? ब्राह्मण कराता था। और चूंकि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार साउथ में भी हो गया था इस समय तक आते आते, तो ऐसे में वहां के जो ब्राह्मण थे उन्हें भी समाज में जो है वो भारी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई थी। और कहा जाता है कि राजा करिकाल ने एक कवि को जो है 16,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है वो प्रदान की थी। वेल्लार जो है वो चौथी जाति में आते थे, और अधिकतर भूमि वेल्लारों के हाथों में ही थी, और उन्हीं से किसान वर्ग जो है वो बना था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कैडेसियर करते थे। तो ये जो कैडेसियर थे वो सबसे निम्न जातियां थी, और ये बेसिकली खेतों में जो है मजदूरी का काम करते थे। वेल्लार 2 भागों में विभक्त थे, जमींदार तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर। मतलब बेल्लारों में भी 2 डिवीजन था। एक बेल्लार थे जिन्हें बेल्लाल कहा जाता, वो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, और एक होते थे कि जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि नहीं होती थी, या वो किसी दूसरे की भूमि पर जो है वो मजदूरी करते थे। चोल काल में इनकी उपाधि जो है वेल और आरसू तथा पांड्य राज्य में त्रिविधि था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मतलब चोल काल में जो वेल, आरुषि और त्रिविधि कौन थे? तो ये एक तरीके से बेल्लार थे। और पुलयन कौन होते थे संगम कालीन में? तो संगम काल में जो पुलयन होते थे ये लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे। और एनियर कौन थे? तो ये शिकारियों की जात थी। एनियर शिकारियों की जात थी। इसी तरीके से मलवर या कलवर तमिल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर रहने वाले इन लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो लूटपाट और डाका डालना, मतलब चोरी छिनैती डकैती का काम कौन करता था? तो मलवर या कलवर। तो ये पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। पंचतिड़य क्या था? तो पंचतिड़य संगम काल में स्त्री पुरुष का प्रणय निवेदन था। तो पंचतिड़य मतलब जो शादी के लिए जो एक प्रस्ताव था स्त्री पुरुष का, तो उसे ही जो है पंचतिड़य कहा जाता था। और पेरुंदुड़य क्या था? तो पेरुंदड़य जो है वो अनुचित प्रेम को कहते थे। मतलब किसी के बीच अनैतिक प्रेम है तो उसे पेरुंदड़य कहा जाता था। सती प्रथा का प्रचलन था, मतलब जो संगम कालीन समाज था वहां सती प्रथा का भी प्रचलन था। और यह विशेषकर उच्च सैनिक वर्गों में था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो सैनिक चूंकि वो युद्ध लड़ते थे, और ऐसे में जब वो वीरगति प्राप्त हो जाते थे तो जो उच्च वर्ग के सैनिक लोग होते थे, जिसे जो सेनापति होता था एनार्ड जिसे कहते थे, तो उसकी मृत्यु होने के बाद जो उसकी पत्नी थी वो सती जो है हो जाती थी। तो ऐसा प्रमाण जो है संगम कालीन साहित्य से मिलता है। विधवाओं का जीवन कठिन था,
और समाज में नारियों की स्थिति जो है उच्च नहीं थी। मतलब जो है नारियों की स्थिति में यहाँ भी जो है बहुत बेहतर स्थिति नहीं देखी जा सकती है। समाज में अंतरजातीय विवाह प्रचलित था, दास प्रथा भी प्रचलित थी तथा हमें दास बाजारों के अस्तित्व की भी जो है वो जानकारी मिलती है। मतलब यहाँ क्या था कि अंतरजातीय विवाह भी यहाँ होते थे और दासता भी समाज में थी, जिसका जो है विवरण मिलता है, क्योंकि दास का बाजार लगता था, मतलब वहां लोग दासों का क्रय विक्रय करते थे। दरबारों में गायकों के साथ साथ नर्तकियां नाचती थी, जिन्हें पारड़ और विडैलियर कहा जाता था। तो पारड़ और विडैलियर कौन थे? तो वही जो गायक और नर्तकी लोग होती थी, इन्हें पारड़ और विडैलियर कहा जाता था। अब आते हैं संगम कालीन आर्थिक स्थिति को देखते हैं थोड़ा सा। और देखिए यहाँ पहले मैंने संगम कालीन प्रमुख राजवंशों की चर्चा करी, संगम काल के प्रमुख कवियों की उनकी रचनाओं की चर्चा करी, फिर आर्थिक स्थिति को, सारी सामाजिक स्थिति को बताया, धार्मिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को। अब हम आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं। तो संगम कालीन अर्थव्यवस्था जो है सुचालित तथा पूर्णतः आत्मनिर्भर थी। सामान्यतः लोग कृषक अथवा पशुपालक एवं शिकारी तथा मछुआरे थे। मतलब यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी कि वो पूर्णतः आत्मनिर्भर थे। और यहाँ अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थव्यवस्था थी, लेकिन साथ साथ पशुपालन का भी प्रमाण मिलता है, शिकारी मछुआरे भी थे। चूंकि कोस्टल एरिया था तो मछली पालन भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय उस समय रहा होगा। और किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था, ये तो मैंने पीछे ही बताया है। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। अनाज जो है विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत माध्यम होता था। और अनाज में बेसिकली धान, और साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ चावल का जो है बहुत महत्व, मतलब समझ लीजिए रोटी आपको खाने को बहुत नहीं मिलेगी, चावल के तमाम रेसिपी आपको जो है वहाँ परोसे जाएंगे। तो अनाज में जो धान होता था वही विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम होता था। और धान, गन्ना, रागी तथा जौ इस काल की जो है वो प्रमुख फसलें होती थी। तो संगम काल में धान, गन्ना, रागी तथा जौ का जो वो है प्रोडक्शन होता था। कावेरी नदी का डेल्टा वेरी इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी का डेल्टा वाला जो प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए इतना प्रसिद्ध था कि इसके विषय में एक कहावत प्रचलित थी कि जितनी भूमि में एक हाथी बैठने पर घेरता है, जितनी भूमि को, उनमें 7 व्यक्तियों के खाने के लिए अनाज उत्पन्न किया जा सकता था। मतलब ये कावेरी जो डेल्टा है, और वैसे भी जो दोआब है, जैसे कावेरी का हुआ या गंगा यमुना का हुआ, तो ये सब क्षेत्र बहुत ही ज्यादा फर्टिल होते हैं, उपजाऊ होते हैं। तो वही कावेरी डेल्टा के बारे में कहा गया कि एक हाथी बैठने में जितना स्थान घेरती है, उतने ही जमीन के प्रोडक्शन से जो है 7 व्यक्तियों का भरण पोषण हो सकता है वर्ष भर। तो सोचिए कितना फर्टाइल क्षेत्र रहा होगा ये। फिर आगे देखिए तोंडी, मुसरी तथा पुहार, मतलब पुहार को ही कावेरी पत्तनम कहते हैं, में यवन लोग बड़ी संख्या में विद्यमान थे। और यवन लोग व्यापार के लिए यहाँ रहते थे। मतलब चूंकि बंदरगाही क्षेत्र थे और जो कोस्टल एरिया थे वहीं जो है वहीं से व्यापार वाणिज्य जो है वो संचालित होता था। तो ऐसे में चूंकि उस समय यमन के साथ हमारे व्यापार बहुत बड़े मात्रा में होते थे, मतलब साउथ इंडिया के, तो जो व्यापारी थे वो इन्हीं कोस्टल एरिया में रहते थे। कहाँ? तोंडी, मुसरी तथा पुहार, ये सब जो है बंदरगाही शहर हैं। यवन व्यापारी मुसरी में अपने बड़े जहाजों में सोना भरकर लाते थे, उसके बदले यहाँ से काली मिर्च तथा समुद्र और पर्वतों से प्राप्त अलभ्य वस्तुएं ले जाते थे। ये वस्तुएं उन्हें चेर राज्यों से जो है वो प्राप्त होती थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रसिद्ध सारी पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो नौरा, तोंडी, मुसरी, मुजरिस, बकरे, बलीता, कुमारी और नीलसिंडा। तो ये सब जो है पश्चिमी, मतलब आप देखेंगे जो हमारा कोस्टल एरिया पूर्वी पश्चिमी में बटा है। और एक बार तो यही प्रश्न आया था कि 4 बंदरगाह दे दिए थे और उसमें आयोग ने पूछा था कौन सा बंदरगाह पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि नौरा, तोंडी, मुसरी, मुजरिस, बकरे, बलीता, कुमारी और नीलसिंडा ये सब पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं।
और जल्दी से यही आप लोग कमेंट करके बताइए कि पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन से हैं। और अगर इसी समय आप पूर्वी तट भी देख लिए तो सोचिए आपका पूरा जो है एक क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया तुरंत। आगस्टक तथा टिबेरियस के मुहर वाले सिक्के और नीरो के सोने एवं चांदी के सिक्के तमिल प्रदेश के अनेक स्थलों से जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो तमिल प्रदेश से किस किस राजाओं के सिक्के मिले हैं? तो अगस्टक, टिबेरियस और नीरो। अरिकामेड जो है भारत रोमन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था। तो ये भी अपने आप का बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब आते हैं संगम कालीन धर्म पे। तो इस युग में दक्षिण में वैदिक धर्म का प्रचलन हो गया था, वो तो मैंने पीछे आपको बताया ही। और अगस्त की तरह कौंडिन्य ऋषि का भी जो है दक्षिण भारत में पर्याप्त संबंध प्रतीत होता है आर्यीकरण में, तो वो भी मैंने पीछे बताया है। दक्षिण भारत में मरुगन की उपासना सबसे प्राचीन है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि साउथ के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं वो मरुगन है। और बाद में मुरुगन का नाम सुब्रमण्यम भी मिलता है, मतलब इसी मुरुगन का नाम जो है वो सुब्रमण्यम भी मिलता है। और स्कंद कार्तिकेय से इस देवता का एकीकरण होता है। मतलब जो स्कंद कार्तिकेय हैं, मतलब वो कौन है? तो शिव जी के पुत्र हैं, तो उनसे भी इसका नाम जुड़ता है, मतलब मुरुगन का। और मुरुगन जो है क्या इनका दूसरा नाम क्या है? तो वेलन भी है। और वेलन का संबंध वेल से, और वेल का अर्थ होता है बर्छी। मतलब यह देवता जो है इनका प्रमुख अस्त्र क्या है? तो बर्छी है। तो बर्छी लिए कौन साउथ में देवता है? तो वो मुरुगन है। और इनका शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय से जो है वो संबंध स्थापित किया जाता है कि भाई ये स्कंद शिव के पुत्र ही हैं। और साथ ही साथ इन्हें सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम जो है वो मुरुगन के हैं। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा है। और इन्हें पर्वत पर क्रीड़ा करना जो है अत्यधिक मतलब अच्छा लगता है। तो ये चीजें हैं। किसान लोग मरुडम, मरुडम कौन है? तो इंद्रदेव हैं, की पूजा करते थे। और पुहार के वार्षिक उत्सव में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा होती थी। तो मतलब यहाँ देखिए स्कंद कार्तिकेय मतलब मरुगन की पूजा हो रही है शिव के पुत्र के रूप में। फिर अब शिव के पुत्र की पूजा हो रही, तो शिव भगवान भी है ही है महत्वपूर्ण देवता। और वैसे भी अगर देखा जाए तो शिव भगवान जो है वो दक्षिण से उत्तर आए हैं। मतलब उनका वाकई में पहली जो पूजा शुरू हुई वो नैनारों के द्वारा हुई और वो जो है साउथ में हुई थी। धार्मिक अनुष्ठानों से ऐसा प्रतीत होता है कि पूज्य प्रतिष्ठित देवताओं में शिव, देखिए मैंने बताया ही था, मुरुगन शिव के पुत्र जो कार्तिकेय हैं, तिरुगमल कृष्ण बलराम और इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे होंगे। और मरुगन जो है तमिलों के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। मरियम्मा जिन्हें परशुराम की माता माना जाता है दक्षिण भारत में, ये चेचक से संबंधित देवी थी। और इन्हें शीतला माता भी कहा जाता है। जो हमारे उत्तर भारत में शीतला माता है उन्हीं का रूप है मरियम्मा। और ये चेचक जो चिकन पॉक्स होता था तो उसी से संबंधित ये देवी मानी जाती हैं। फिर एलम्मा एक देवी है। तो एलम्मा जो है वो सीमा की देवी है, मतलब इनसे उम्मीद होती थी कि सीमा की सुरक्षा करेंगी। और मणिमेखला में कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा है। लोगों को कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद पर जो है वो विश्वास था। मतलब जो वहां की प्रमुख रचना है मणिमेखले, तो वहां से कापालिकों के बारे में जानकारी मिलती है। और लोगों में कर्म, पुनर्जन्म, भाग्यवाद इन सब चीजों में विश्वास था। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम काल की रचना है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, तो मैंने पीछे बताया ही है। संगम काल में चेर साम्राज्य सबसे प्राचीन है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो चोल, चेर, पांड्य 3 महत्वपूर्ण जो उस समय राजवंश रहे हैं, उसमें भी जो चेर रहा है वो सबसे प्राचीन रहा है। और संगम साहित्य में चेर राजाओं का विस्तार से उल्लेख भी हुआ है। चोल शासक करिकाल ने कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास दिया था। और इसने ही जो है वो 160 मीटर लंबी जो है नहर बनवाई थी, मैंने बताया बांध बनवाया था। और सिंचाई के साधनों का विकास किया था। और चेल चोर पांड्य राजाओं का संगम स्थल कहाँ है? तो तिरुक्कापुलियर है। तो आप इसको भी देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये। कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारवेल के हाथी गुम्फा विलेख से ज्ञात होता है कि उसने तमिल प्रदेश के तीनों राज्यों के संग त्रामिर देश संगटम को पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो
कलिंग का राजा होता है खारवेल। तो खारवेल के बारे में माना जाता है कि उसने चोल चेर पांड्य राजाओं के संग त्रामिर देश संगठन को जो है वो पराजित किया था। और ओवैयर तथा नच्छेलियर संगम युगीन दो प्रसिद्ध कवियत्रियां थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओवैयर और नच्छेलियर कौन थी? तो संगम युगीन प्रसिद्ध कवियत्रियां थी। और पत्तु पातु कावेरी पट्टनम पर रचित एक लंबी कविता है। और इसमें और भी गीतों का संग्रह है। संगम काल में राजा प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु था। उसे मन्नम, वेंदन, कर्रावन और इरैवान, मतलब ये सब जो है राजा के ही नाम हैं। तो मन्नम, वेंदन, कर्रावन और इरैवान जो है राजा को ही कहा जाता है। और संगम कवियों ने मरवा नामक जनजातियों में प्रचलित वेतची, वेतची है, छह है, मतलब वेतची मतलब गो हरण, मतलब गौ का हरण करना, मतलब गौ को चुरा लेना, गाय को चुरा लेना। तो संगम कवियों में मरवा नामक जनजातियों में प्रचलित वेतची प्रथा के अंतर्गत पशुओं की चोरी या लूट का यथेष्ट विवरण जो है प्रस्तुत होता है। ये मरवा नामक जो जनजाति थे ये किससे संबंधित थे? तो पशुओं के लूट से संबंधित थे। मरवा जाति तथा शांति प्रिय पशुपालक लोगों के बीच संघर्ष संगम काल के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग प्रतीत होता है। मतलब जो शांति प्रिय पशुपालक लोग थे तो उनको सबसे बड़ी समस्या कौन उत्पन्न करते थे? ये जो मरवा जाति के लोग थे, क्योंकि जो पशुपालक थे उनकी अर्थव्यवस्था का, उनकी आजीविका का साधन पशु होते थे। और ये सब करते क्या थे कि जैसे ही चीजें होती थी, जैसे ही इनको मौका मिलता था, ये उनके पशुओं को ही चुरा ले जाते थे। तो मरवा जाति और शांति प्रिय पशुपालकों के बीच बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति देखने को मिलती है संगम काल में। पुहार में अनेक यवन बस्तियों के अवशेष मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चेट्टी जो है व्यापारियों का निम्न वर्ग था जो मुख्यतः आंतरिक आपूर्ति से जुड़ा हुआ था। इसी तरीके से वेनिगर जो है मुख्य व्यापारी थे। कडेसियर सबसे निम्नतर वर्ग था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से तिरुक्कराल ग्रंथ को तमिल बाइबिल भी कहा जाता है। तो तमिल बाइबिल किसे कहा जाता है? तिरुक्करल को कहा जाता है। और अभी पीछे मैंने बताया, जल्दी से आप अभी कमेंट करें कि तिरुक्करल जो है वो किसकी रचना है। तो चलिए आज का जो तमिल साहित्य है उसको जो है सारी संगम साहित्य है वो पूरा आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। वहाँ मैंने सारी चीज़ों को टच किया, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, प्रमुख राजवंश कौन है, उसमें राजा कौन है, उनकी उपलब्धियाँ क्या है। तो आप इसको जो है थोड़ा सा, चूंकि आप लोग के टच में नहीं है तो एक बार में तो अगर आप पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, तो इसको करीब करीब 2 बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तब यहाँ से की जो चीज़ें होंगी आप परीक्षा में जो है इसका उपयोग कर पाएंगे। अभी तक इन सब के बारे में तो मैंने बताया है, अगर ज्वाइन नहीं किए तो आप ज्वाइन करें क्योंकि महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा में टेस्ट सीरीज। क्योंकि आप पीटी पास भी कर लेंगे, मुख्य परीक्षा अगर बढ़िया से नहीं करेंगे तो पीटी पास होने से क्या ही हो जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, तो यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सबसे पहले हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है एक समय के बाद इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ कोई भी सूचना रहती है या आपकी कोई क्वेरी रहती है तो सारा समाधान आपको यहाँ होता दिखेगा। और 2 हमारे चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी परीक्षा को लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और आप लोग देख ही रहे होंगे निरंतर किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये आप ही लोगों का चैनल है और ये आप ही लोगों के सहयोग से इसे आगे बढ़ना है। तो कम से कम इतना तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट लाइक तो जरूर करेंगे। और सबसे लास्ट में ये हमारा संस्थान का नंबर है, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303075007 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए बैच में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।